नमस्कार, मैं प्राध्यापक डॉक्टर भुमरे पीएम, सहायक प्राध्यापक। आइए आज हम जानते हैं वीमा नाटक की कथा वस्तु। वीमा नाटक की रचना रत्न कुमार सामरिया जी ने की है और रत्न कुमार सामरिया यह राजस्थान के रहने वाले हैं। रत्न कुमार सामरिया जी ने वीमा नाटक के माध्यम से हमारे सामने एक नेत्रहीन युवती और नेत्रहीन युवक दोनों की कथावस्तु इस नाटक में प्रस्तुत की है। आइए हम जानते हैं इस नाटक के बारे में विस्तार से हम इस पर चर्चा करेंगे। वीमा नाटक में एक प्रमुख कुल मिलाकर एक 7 पात्र है और इस पात्रों के माध्यम से नाटक की कथावस्तु हमारे सामने उपस्थित होती है। प्रमुख रूप से इस नाटक का हम नायक भी कह सकते हैं। वह है जमन वर्मा, जो नेत्रहीन है और उसकी उम्र 25 वर्ष है। उसके बाद इस नाटक की नायिका जो वीमा है, जो अंध है, नेत्रहीन है और उसकी भी उम्र 23 वर्ष है। इसके बाद जो नेत्रों के लिए चलाई जाने वाली संस्था है, उसके संस्थापक श्यामाजी है और इनकी उम्र 60 वर्ष है। उसके बाद एक बुजुर्ग है जो वीमा का पिता है और वीमा का भाई है, नवयुवक। उसके बाद आका, यह निशक्तों के धनी धोरा है। देवत सिंह जमन वर्मा का दोस्त इस नाटक में भूमिका निभाता है। उसके बाद सीसी झा, यह पत्रकार है। उसके बाद अन्य पात्रों में रिक्शा चालक, थानेदार, चपड़ासी और कांस्टेबल। इस प्रकार इस नाटक में जमन वर्मा, वीमा, श्यामाजी, बुजुर्ग, आका, देवत सिंह और सीसी झा इस प्रकार के पात्र है। तो आइए इस नाटक की हम कथावस्तु जानते हैं। वीमा इस नाटक में मुख्य पात्र 8 है। साथ ही साथ अन्य गौण पात्रों में 4 पात्र हैं। इस नाटक में कुल 2 अंक हैं। प्रथम अंक में 13 दृश्य है तो दूसरे अंक में 12 दृश्य है। इस नाटक की नायिका वीमा है और नायक जमन है, जो दोनों भी अंधे हैं। नाटक के प्रथम दृश्य की कथावस्तु इस प्रकार है। जमन वर्मा अंधे होने के कारण हाथ में हमेशा छड़ी रखते हैं। आंखों पर काला चश्मा पहना हुआ है। जमन ने सफ़ेद पैंट और बुशर्ट पहना हुआ है। हाथों की छड़ी के सहारे आगे बढ़ते हुए वीमा को आवाज़ लगाता है, वीमा, कहाँ हो तुम? दरवाज़ा खोलो, मैं आ गया हूँ। दरवाजे पर खटखटाता है। मैंने कभी तुम्हें आवाज़ चढ़कर बात भी नहीं की। तुम नाराज़ क्यों हो? चलो दरवाज़ा खोलो, मैं माफ़ी मांगता हूँ। फिर दरवाजे को ताला देकर अपने मन ही मन में बातें करता है। 2 घंटे पहले ही वीमा को मैं छोड़कर चला गया। कहाँ गई होगी? पैंट की जेब से दूसरी चाबी निकालकर ताला निकालने की कोशिश करता है। बार बार किए गए प्रयत्न से भी ताला नहीं खुलता। परेशान होकर स्वयं से बात करते हुए कहता है कि यही एक ताला था, हम दोनों के पास एक एक कुंजिया है। आज तो ताला ही बदल दिया है, जरूर कोई ना कोई वजह होगी। अपना खुद का संदूक बाहर देखकर और घबरा जाता है। वीमा के कपड़े बाहर और घर को ताला, जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है। दुखी मन से इधर उधर हाथ घुमाकर जमीन पर बैठ जाता है। यही रेडियो वीमा सुना करती है। हम दोनों को दुनिया का ज्ञान यह रेडियो बांटता है। वीमा प्याऊ पर पानी पिलाने का काम करती है। उसके गांव का आदमी प्याऊ पर आया था। उसकी जात बिरादरी का था, चाचा बताया था उसने। जमन स्वयं को ही कोसते हुए कहता है कि वीमा अपने चाचे के साथ गांव चली गई हो। मुझसे कहकर चली जाती, चली जाए, पर पति धर्म तो निभाए। मन में कई तर्क लगाए हुए घर में सामान इधर उधर देखकर गेट को ताला, बाहर बिखरा पड़ा सामान, यह कुछ न कुछ संकेत था। अंत में मेन गेट को ताला बंद होने की आवाज़ आती है, फिर भी वीमा नहीं लौटती। नाटक के दूसरे दृश्य का प्रारंभ स्कूल में प्रार्थना का समय है। प्रार्थना बिना हारमोनियम के ही हो गई है।
जमन छड़ी टेकते हुए पानी की मटकी तरफ जाता है तो पैरों में अगोछा उलझ जाता है। यह अगोछा स्कूल के सामान के साथ ही श्यामा जी ने खरीदा था। घर के आंगन के पास यह अगोछा का मिलना, दूसरा दरवाजे पर ताला और बीमा गायब है। जरूर इसका कुछ तो सबब। यह कहते ही जमन आंखों में पानी लाता है। जमन अगोछा लेकर श्यामा जी के कक्ष की ओर निकलता है। नाटक के तीसरे दृश्य में श्यामा जी कुर्सी पर बैठे हैं। उसी दरमियान वहाँ पर जमन का आगमन होता है। श्यामा जी का मजबूत देह, लंबी नाक और चेहरे पर झुर्रियाँ है। कुर्ता पाजामा उनका पोशाक है। जमन छड़ी टेकते हुए मंच पर आता है। जमन श्यामा जी को सर सर कहकर कुछ बोलने का प्रयास करता है। श्यामा जी को खांसी जुकाम हो चुका है। बार बार अपनी नाक को सहलाता रहता है। जमन को बोलने के लिए कहता है। जमन घबराकर कहता है कि बीमा कल शाम से घर पर नहीं आई। इस बात पर श्यामा जी कुटिल भाव से जमन के प्रश्न का उत्तर देते हुए जैसे पाई थी वैसे ही गुम हो गई कहते हैं। बीमा के बिना जमन का हाल क्या हुआ इसकी आप बीती जमन सुनाता है, परंतु श्यामा जी सुनने के मूड में नहीं है। स्कूल में क्यों नहीं आए? बच्चे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, ऐसा कहते हैं। जमन श्यामा जी से एक ही रट लगाए बैठा है कि वीमा की तलाश कराओ, लापता की FIR थाने में लिखो। जमन वीमा की एक ही रट लगाता है तो श्यामा जी उसे बच्चों वाली रट छोड़ने के लिए कहते हैं। इतना ही नहीं, बीमा की तलाश करने के बजाय जमन को विवाह के आवेदन देने की बात करता है, यानी कि जमन को दूसरा विवाह करने की राय देते हैं। श्यामा जी ने जमन को अपनी जात बिरादर की लड़की से विवाह करने का सुझाव दिया है। यह सुनकर जमन के पैरों की मिट्टी खिसक जाती है। जमन वीमा के बिना रहना नहीं चाहती। जमन वीमा को ही अपना सब कुछ मानता है, परंतु श्यामा जी जमन को बातों में उलझाकर अलग से मदद करने की बात करता है। श्यामा जी ने जमन को कहा हुआ है कि वीमा को भूल जाओ। भूलने के बाद नौकरी बने रहने का वचन और 500 रुपये का इनाम भी देने का वादा करते हैं, परंतु वीमा को जमन भूलने के लिए तैयार नहीं है। जमन श्यामा जी की एक नहीं सुनता। वो किसी हालत में वीमा को ढूंढने की बात करता है। वीमा और जमन ने कोर्ट में शादी की है। विवाह का प्रमाण पत्र जमन के पास है। श्यामा जी को ये दोनों का विवाह बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि वीमा एक जमींदार की अंध बेटी है तो जमन अछूत जाति का है। वीमा और जमन ने जातिभेद को तोड़कर विवाह किया है। श्यामा जी यह नेत्रहीन संस्था सरकार के अनुदान से चलाते हैं, जिसमें कोई भेद नहीं होता, परंतु श्यामा जी कई प्रकार की झूठे आरोप और तथ्यहीन बातें जमन से कहते हैं, जिसे जमन सरासर गलत बताता है। जमन और वीमा मर्जी से कोर्ट में शादी की है। जमन और वीमा ने मर्जी से कोर्ट में शादी की है। जमन को धमकाकर तलाक के कागजात पर श्यामा जी हस्ताक्षर करने के लिए कहते हैं। जमन अपने हाथ की पेन दीवार पर फेंक देता है। श्यामा जी और जमन का लंबे समय तक जुबानी झगड़ा होता है। जमन को नौकरी से निकाल दिया जाता है। इस नाटक के दृश्य 4 में जमन उदास और चिंता में श्यामा जी के घर से निकलता है। चेहरे पर कुंठा आक्रोश का भाव है। रिक्शा वाले को आवाज़ देकर जमन रिक्शा में बैठ जाता है। अपने कमरे की ओर रिक्शा ले जाकर सामान लेकर जाता है। रिक्शा वाला जमन को आका के दफ्तर में लाकर छोड़ देता है। 5वें दृश्य में आका के दफ्तर के सामने रिक्शा खड़ा हो जाता है। रिक्शा वाला और जमन की बातचीत होती है। दोनों भी चाय पीते हैं। जमन हर एक बात जानता है कि आने जाने वाले जमन के परिचित है। रिक्शा वाला इस शहर में नया आया है। जमन का रिक्शा में सामान भरा हुआ है। रिक्शा वही ठहरकर जमन आका से मिलने दफ्तर के अंदर चले जाते हैं। दृश्य 6 में जमन छड़ी टेकते हुए निशक्त जन आका के चेंबर की ओर बढ़ता है तो एक कार्मिक से टकरा जाता है। दोनों की बातचीत होती है। कार्मिक जमन की अस्त व्यस्त घबराई हुई अवस्था देखकर उसे जमन की शादी की याद आती है। आंखें पोंछते हुए जमन कहता है कि नेत्रहीन संस्था के श्यामा जी ने वीमा का अपहरण कर लिया है। यह सुनकर कार्मिक
जमन के प्रति सहानुभूति दिखाता है और FIR दर्ज कराने की राय देता है। आका के चैम्बर में जैसे ही जमन का प्रवेश होता है वैसे ही चपड़ासी उसे रोकता है। चपड़ासी एक चिट्ठी निकालकर जमन को देता है। जमन उस पर अपना नाम, श्रेणी, बीमा के बाबत लिखता है। चपड़ासी पर्ची लेकर अंदर चला जाता है। जमन की चिट्ठी नहीं ली जाती क्योंकि पहले से ही आका को श्यामाजी के लोग मिले हैं, अंदर बैठे हुए हैं। जमन की चिट्ठी देखते ही आका को गुस्सा आता है। जोर जबरदस्ती से जमन आका के चैम्बर में घुस जाता है। जमन अपने पर आप बीती आका के सामने बयान करता है। नेत्रहीन संस्था के संस्थापक श्यामाजी ने नेत्रहीन विमा का मेरी पत्नी का अपहरण कर दिया है, ऐसा कहते ही आका गुस्से से श्यामाजी पर लगे आरोपों का खंडन करते हैं। श्यामाजी ने अपना प्रभुत्व स्थापित किया है। श्यामाजी का हरेक बड़े व्यक्ति के साथ संबंध प्रस्थापित हो चुका है। आका और जमन की बातचीत होती रहती है। आका हर एक आरोपों का खंडन करते हुए श्यामाजी को एक सज्जन, नेक इंसान के रूप में देखते हैं। जमन अपने पत्नी को ढूंढने और श्यामाजी के चंगुल से मुक्त करने की हर एक कोशिश आका के सामने करते हुए दिखाई देता है। श्यामाजी ने जो कहा था, निशक्तों के सामूहिक विवाह में तुम भी आवेदन देना, हम तुम्हारा दूसरा विवाह कराएंगे, तो वही बात को आका भी दोहराता है। जमन को दूसरे विवाह का आवेदन करने की राय देकर बीमा को भूल जाने का उपदेश देता है। इससे यह स्पष्ट है कि आका और श्यामाजी एक दूसरे से मिले हुए हैं। हमारे समाज में जाति का जो दाग लगा हुआ है वह मिटते नहीं दिखाई दे रहा है। जमन आका के दफ्तर से भी छड़ी टेकता हुआ उदास होकर निकल जाता है। रिक्शा वाला जमन की आंखों में आंसू देखते भाप लेता है कि काम नहीं हुआ। दृश्य 7 में जमन को कहीं पर भी कोई आस नहीं दिखाई दे रही थी, तो रिक्शा में बैठकर देवत सिंह दोस्त के घर की ओर निकल जाता है। रास्ते में किसी के घबराए हुए और बचाव की आवाज़ें आ रही है। गुंडे किसी लड़की को छेड़ रहे हैं। लड़की अपने बचाव में की प्रार्थना कर रही है। जमन ने यह घटना देखी तो लड़की की रक्षा हेतु उस गुंडे की तरफ पत्थर मारता है। वह गुंडा जमन को देखकर भाग जाता है। वह एक नेत्रहीन युवती है। जमन उस युवती को सहायता करने हेतु नारी निकेतन भेज देने की बात करता है। जमन और बीमा का प्रथम परिचय यहीं पर हो जाता है। गुंडों के चंगुल से बचाने का काम जमन करता है। बीमा भी नेत्रहीन है। जमन बीमा को अपने साथ श्यामाजी के घर ले जाने की बात करता है। बीमा भी जमन के साथ श्यामाजी के घर चलने राजी हो जाती है। दृश्य 8 में जमन और बीमा श्यामाजी के बंगले पर पहुंच जाते हैं। जमन श्यामाजी को बदमाश गुंडों के बारे में और बीमा की जानकारी देता है। श्यामाजी बीमा को सहारा देते हैं। बीमा के रहने की व्यवस्था जमन के कमरे पर ही की जाती है। दृश्य 9 में जमन का कमरा है। जमन के कमरे में अलमारी, रेडियो, कुछ जरूरी सामान पड़ा हुआ है। जमन और बीमा की बातचीत होती रहती है। जमन श्यामाजी के स्कूल में म्यूजिक टीचर है। जमन बीमा को बताता है कि श्यामाजी कितने नेक और अच्छे इंसान हैं। जमन श्यामाजी के व्यक्तित्व का गुणगान करते थकता नहीं है। दोनों रेडियो पर गाने सुनते हैं। जमन बीमा के लिए टिफिन में खाना लेकर आता है। दोनों भी अंधे हैं। दृश्य 10 में जमन बीमा से भोजन करने की बात करता है। जमन बीमा के दुख दर्द से संवेदना व्यक्त करता है। बातें करते हुए बीमा अपने जीवन की आप बीती जमन को बताती है। अपने परिवार का परिचय देती है। मेरा विवाह किसी अधेड़ से करना चाहते थे जिनके साथ शादी होने वाली थी। उसकी पहली शादी हो चुकी थी। गांव के पास ही रेलवे स्टेशन पड़ता है। मेरी शादी के समय ही मैं खेतों के बहाने आई और गाड़ी में बैठ गई। जहाँ तक गाड़ी चली वहाँ मैं पहुँची। जमन के पास बीमा रोने लगती है। थकी हारी बीमा की व्यवस्था जमन करता है। जमन और बीमा अपने चरित्र पर कोई दाग नहीं लगने देना चाहते, इसलिए साथ में रहकर भी वे दूरियां बनाते हैं, इंसान का धर्म निभाते हैं। दृश्य 11 में जमन वर्मा और बीमा सुबह जब जागते हैं
तो वीमा रात में देखे सपने का जिक्र करती है। दार्शनिक और सपनों के बारे में एक दूसरे को छेड़ते रहते हैं। अतिथि के समान जमन वीमा का ध्यान रखता है। दृश्य 12 में जब जमन श्यामाजी के यहाँ पहुँचता है तो वीमा के बारे में बात होती है। श्यामाजी ने जमन को शादी करने को कहा है। जमन और वीमा के शादी का अभिभावक श्यामाजी स्वयं बनने की बात करते हैं। श्यामाजी कोर्ट मैरिज के लिए पैसे और गवाह भी देते हैं। श्यामाजी 2 नेत्रहीनों का घर बस जाने की अनुमति देते हैं। दृश्य 13 में जमन कमरे का किवाड़ बजाने लगता है तो वीमा दरवाज़ा खोलती है। वीमा भी उत्सुकता से दोनों के विवाह के बारे में श्यामाजी की राय सुनने के लिए उत्सुक है। वीमा तुरंत जमन को पूछती है। श्यामाजी के द्वारा अनुमति मिलने पर वीमा प्रसन्न हो जाती है, परंतु जमन अपने मन की शंका वीमा को बताते हैं कि मैं नीची जात का, मैं दलित और तुम ऊंची जात की। घर गृहस्थी की गाड़ी ऊंच नीच का भेद रहते नहीं चल सकती। वीमा किसी भी प्रकार के भेद को नहीं मानती। हम दोनों भी नेत्रहीन हैं और नेत्रहीनों की कौन सी जात है। इस प्रकार दोनों भी शादी के लिए राजी हो जाते हैं। यहाँ पर नाटक का प्रथम अंक समाप्त होता है।